Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में कि वो कैसे चेंज होती है, क्या उसमें वेरिएशन आता है, कब? डाइल्यूशन के साथ, मतलब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, ऐसा समझ लो, है ना। जैसा डाइल्यूशन के साथ आएगा उसका जस्ट अपोजिट कंसंट्रेशन के साथ आएगा, तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं अगर क्वेश्चन अपोजिट आता है। एक चीज समझो, दूसरे को उससे रिलेट करो, ठीक है। तो हम लोग कंडक्टेंस में क्या क्या कवर कर चुके थे? टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक, मेटेलिक, है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, क्वेश्चन करे थे उस पे। फिर हमने देखा था कंडक्टेंस का क्या वेरिएशन आता है, तो मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था कि अगर अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो क्या होता है, तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। यही बताया था, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। तो ये बताया था मैंने। फिर फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कंडक्टिविटी की वेरिएशन। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। तो कंक्लूजन तो ध्यान रख ही सकते हो, रिवाइज करके आने को मैंने बोला ही था, क्योंकि किया नहीं होगा भाई, रोज का काम रोज पढ़ा करो, इतना ही तो है, और कुछ होमवर्क तो देते नहीं है। फिर क्या था? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था, कंक्लूजन क्या बताया था कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, ऐसे ही तो रिलेट करवाया था, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी, है ना, और अगर मोलरिटी कम होगी तो क्या बढ़ जाएगा, तो फिर मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। इसको मैंने कहाँ से एक्सप्लेन किया था? इसको मैंने फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया था, है ना। कैसे एक्सप्लेन किया था? देखो, मैंने बोला था मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखते हो, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में क्या, अपॉन में मोलरिटी या कंसंट्रेशन, है ना। अपॉन में क्या आ जाता था? मोलरिटी या कंसंट्रेशन। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कम होगा तो मोलरिटी बढ़ेगा, है ना। लेकिन डाइल्यूशन पे क्या होता है? डाइल्यूशन में आपके पास वॉल्यूम बढ़ता है ना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी, मोलरिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे मैंने आपको कंक्लूजन बताया था, है ना, वह रिवाइज करा रहा हूँ। फिर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग केस लिया था, तो वहां पे क्या आया था? वहां पे देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसा कर्व आया था, हाइपरबोला कह लो, है ना। तो इसको तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। ये किसके लिए आया था? स्ट्रॉन्ग के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हो, लेकिन वीक के लिए वो एक्स्ट्रापोलेशन पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो हमने बोला था सर हम ग्राफ से क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ग्राफ की हेल्प से इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बुक में आपके ऐसी तो ग्राफ दिया है, सही से बनाऊं क्या इसको? देखो, उस दिन मैंने अलग अलग बताए थे ना। आप कहोगे सर अलग अलग तो है ही नहीं बुक में। देखो बुक में कैसे दिया है, वो ऐसे दिया है, उन्होंने साथ में बना दिया। देखो यहाँ पे उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी प्लॉट किया है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो उनका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आया है वो ऐसा आया है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा आया है। तो ये किसके लिए आया था? स्ट्रॉन्ग के लिए, है ना, और ये किसके लिए आया था? वीक के लिए। यहाँ से हम क्या निकाल ले रहे थे? यहाँ से हम निकाल ले रहे थे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग के लिए, लेकिन वीक के लिए नहीं निकाल पा रहे थे। तो वीक को निकालने के लिए अब हम आज देखेंगे कि कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही क्यों बोला था? क्योंकि मुझे बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी है। तो जब आप इधर को चलोगे ओरिजिन की तरफ, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? कंसंट्रेशन जीरो। कंसंट्रेशन जीरो मतलब डाइल्यूशन क्या? मतलब सर डाइल्यूशन इनफाइनाइट। तो इसके दो नाम है, या तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर हम इसको कॉमन करके बोल दें तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी है? लिमिट।
तो हम बोल सकते हैं इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आज हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो उसका सिंगल आंसर है कि वो कैलकुलेट होती है सर कोलरास लॉ से। अभी कोलरास लॉ क्या होता है बताएंगे, सब्र रखो। चलो देखो, पहले इसको हटा दूं। ये अब हमें क्या बताना है कि सर कोलरास लॉ क्या होता है। देखो कोलरास लॉ अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो सिंपल भाषा में कोलरास लॉ क्या होता है। देखो सिंपल भाषा में कोलरास लॉ ये होता है कि अगर आपके पास ये था NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग है वैसे, इसका तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो। अब मान लो ग्राफ भी नहीं पता है आपको तो कैसे निकालोगे। तो देखो कोलरास लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बराबर होता है उसके मोलर कंडक्टिविटी के किन चीजों की, उनके जो आयंस हैं, जैसे NaCl Na+ से मिलके बना है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और फिर Cl- आयंस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये जो आएंगी इनके सम के बराबर होगा NaCl के। तो ये कोई नई बात तो नहीं है यार, A+B करोगे तो AB का सम ही आएगा। तो वही बात उन्होंने बताई कि अगर NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। NaCl की मोलर कंडक्टिविटी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे सर, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं उनको ब्रेक करके लिख देंगे। चलो ये तो तुमने मुझे बता दिया, अब तुम मुझे क्या इसके लिए बता दोगे, AlCl3 के लिए बताओ, इसके लिए लिख के बताओ जरा। बीएड बड़ी हो रही है भाई, ये परेशान कर रही है, से हटा के आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। पढ़ाते समय यार इसके बाद इधर उधर चले जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। ऐसे कर रहा हूँ तो आवाज रुक जा, मतलब आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। चलो तुम ये बताओ ना, AlCl3 बातों में कहाँ लग गए। देखो इसको ब्रेक करो। अब ये ब्रेक होगा तो तुम्हें पता है कि किस किस में ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा एल्युमिनियम के आयंस में। एल्युमिनियम पे वैलेंसी क्या होती है 3+, ग्रुप 13 में होता है बैगन आलू गाजर इन थाली। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, प्लस का 3 चार्ज ले आएगा। इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गेन करता है माइनस का चार्ज। तो ये तो आयंस आ गए, क्या इतने ही होंगे। देखो इतने नहीं होंगे ना भाई, 3 लगाए तो तुम्हें कितने आयंस मिलेंगे, 3 आयंस। तो जब तुम इसको लिख रहे होगे तो Al के लिए तो ऐसे ही काम चल जाएगा क्योंकि एक ही आयन होगा। लेकिन जब तुम यहाँ क्लोरीन के लिए ये करने जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। सही कब होगा, जब तुम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसके हर एक आयोनाइजेबल कैटाइन और एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होती है, और बकायदा उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो। मतलब जितने वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उन सारों की मोलर कंडक्टिविटी जोड़ो। 3 नहीं लगाते तो हम केवल एक Cl- की मोलर कंडक्टिविटी जोड़ते, लेकिन सॉल्यूशन में तो 3 आए होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। तो आई बात समझ में। डेफिनेशन पढ़ लो इसकी। ये क्या कहता है, कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपकी बुक वाली ही डेफिनेशन थी। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में लिख के बताऊं तो पहले तुम अपनी डेफिनेशन फ्रेम कर लो हिंदी में, इसे भूल जाओ, ऐसे हटेगा तो है ही नहीं। देखो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ग्राफ नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे निकालेंगे, हम उस इलेक्ट्रोलाइट के हर एक कैटाइन और एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे और उनको जोड़ लेंगे, जितने वो हैं उन सबको जोड़ेंगे, ठीक। तो उसी को मैं तुम्हें वर्ड्स में लिखवा दूं। देखो उसको वर्ड्स में लिखवाऊंगा तो वो क्या बनेगी डेफिनेशन, देखो वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगी कि क्या, कि मोलर कंडक्टिविटी, जो आसान लगे उसको याद कर लेना, है ना। मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, कहाँ पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट।
अब वो इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, उससे आपको चिंता नहीं करनी है। जैसा आपको कहा है आप वैसा डाटा यूज करके वैल्यू निकाल दो, ठीक है। भले ही ये ड्रॉबैक सॉल्व किसके लिए हो रहा है, वीक के लिए। मान लो अगर स्ट्रॉन्ग का भी डाटा नहीं होता तो स्ट्रॉन्ग का भी हम यहीं से कैलकुलेट कर लेते। तो कहीं पे अगर आए कोलरास लॉ इज एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ, या नन ऑफ दीज, तो आप वीक एंड स्ट्रॉन्ग बोथ पे लगाया होगे फिर, है ना, अगर इतना कॉम्प्लिकेट करता है एमसीक्यू तो। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द किस चीज के, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ ईच, जो भी उसका कैटाइन और एनाइन निकलेगा आयोनाइज होने के बाद, है ना, ऑफ ईच आयोनाइजेबल कैटायन एंड एनायन मल्टीप्लाई भी कर देना किससे, मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स, जितने भी वो प्रेजेंट है ना, मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स, कहाँ पे, इन द सॉल्यूशन में। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ से कोलरास लॉ का आपको पता लग गया। कोलरास लॉ क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की किसके बराबर होती है, बराबर होती है उनकी मोलर कंडक्टिविटीज के सम के, जो कि किसकी होनी चाहिए, उनके हर एक कैटाइन और एनाइन की। तो आप निकाल लोगे कैसे, जितने भी वो हैं उनसे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके। मैंने पहले आपको एग्जांपल से समझा ही दिया है ना। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे और जोड़ना चाहो तो क्या लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर सकते हो, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ईच आयनाइजेबल कैटाइन, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो ये वाली भी तो मोलर कंडक्टिविटी फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे भी कैसा होना चाहिए डाटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। तो बताओ समझ में आई डेफिनेशन, मतलब कोलरास लॉ का स्टेटमेंट। तो अगर स्टेटमेंट तो क्या वो न्यूमेरिकली करवाएगा, अभी देखते हैं, लेकिन अगर बाई चांस लिखने को आया तो जो डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट आपको इजी लगे उसको लिख देना, याद कर लेना, है ना, नोट कर लो। चलो नोट करके आगे बढ़ो और बताओ मुझे, क्वेश्चन लगाएं फिर। चलो क्वेश्चन में सिंपली क्या होगा, ये पूछेगा, इसका डाटा दिया होगा, जोड़ना होगा, बस वहां पे गलती मत करना, मैथ्स में, केमिस्ट्री नहीं आएगी वहां पे, मैथ का चेक हो रहा है अब, सिंपल, वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, और मैथ भी कोई हाई फाई नहीं। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, स्क्रीन लॉक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अबे दो बढ़ गए, एक बढ़, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, अबे ओबे बोल देता हूँ बीच में, है ना, तो उसको माइंड नहीं करना है, तो वो क्योंकि वो डेकोरम मेंटेन नहीं हो पाता है ना क्लास वाला, तो अकेले पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी निकल ही जाता है, इधर उधर निकल जाता हूँ पढ़ाते वक्त, था नहीं वो वाला जो चला था वीडियो। चलो देखो क्या कैलकुलेट करना है, ये नॉट क्या होता है सर, हाँ नॉट बताना ही भूल गए, बताना भूले नहीं, बताया तो था, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। अब जीरो के लिए तुम इंफिनिटी थोड़ी लगाओगे, फिर ऊपर जीरो ही तो लगाओगे, तो वही बात है, चाहे मैं यहाँ जीरो लगा दूं चाहे इनफाइनाइट, जीरो लगा देता हूं तो मतलब वो क्या हो जाता है, जीरो कंसंट्रेशन पे, और इन्फिनिटी लगा देता हूं तो क्यों क्या हो जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लेकिन भाई कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ तो कान ही रहे हो, तो जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन बात एक ही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसके लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। ठीक है, तो मुझे बताओ कैल्शियम क्लोराइड में कौन कौन से आयंस निकलेंगे और उनका क्या नंबर होगा, बताओ। देखो मैं बताता हूँ, जब तुम कैल्शियम क्लोराइड को आयोनाइज तो नहीं, डिसोशिएट बोलते हैं, जो पहले से आयंस में होता है और बाद में भी आयन दे दे उसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं, 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में लिखा हुआ है। और जो पहले से आयनिक ना हो और आयन दे दे तो उसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे कैल्शियम के 2+ आयंस मिलेंगे और साथ में तुम्हें
क्लोराइड आइंस मिलेंगे। लेकिन क्या ये बैलेंस हुआ? नहीं। क्लोरीन के देखो 2 है ना, तो 2 यहाँ पे लगा दोगे तो तुम्हें पता लग गया सर, एक कैल्शियम का आयन होगा इस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोशिएट होने के बाद और 2 क्लोराइड आयंस होंगे। तो मैं कहूंगा मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी बता दो, या वहां 0 लिखा है तो 0 बता दो। देखो तो कैसे बताओगे? और बता देंगे सर आपको, देखिए वो लैम्डा वैसा बना दिया है, कोई बात नहीं। हमें किसके लिए बताना है? कैल्शियम क्लोराइड के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं करूंगा ऐसे कि कैल्शियम 2+ आइंस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और क्लोराइड आइंस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या 0 कंसंट्रेशन पे मल्टीप्लाइड बाय उनके नंबर से, तो 2 से। तो क्या इसकी वैल्यू दे रखी है? देखो दी होगी। Ca2+ की कितनी दे रखी है? 119। टाइप किया है, देखो सब सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट लगा के खुद ही करते हैं भाई सारा काम। तो जल्दी जल्दी जरा इस स्टेज तक पहुंचाओ कि ये तो सब, इस काम को हम किसी और को दे सकें और हम केवल पढ़ा सकें, है ना, तो और ज्यादा आपको लेक्चर्स मिलेंगे। फिर क्या है? फिर है आपके पास क्लोराइड आइंस। तो क्लोराइड आइंस कौन की क्या है? 76.3। 76.3 और यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी की? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही होती है। एक बार ऊपर से क्रॉस चेक कर लेना, यही होती है। निकालना भी बताई थी। तो बस अब तो सिंपल मैथ है, वो भी नहीं करो तो फिर बेकार है। तो मैं जोड़ के बता देता हूँ। कहोगे सर आप भी तो कैलकुलेटर से करते हो। भाई वो ज्यादा कैलकुलेशन में करता हूँ, कम में तो मैं भी जो कर दिया मैंने, ताकि टाइम बच जाए और ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाए, इसीलिए मैं वो उठा लेता हूँ फोन। लेकिन यहाँ सिंपल था तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो तुम्हारा क्या आंसर आया? कैल्शियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी मोलर क्या आई? 0 कंसंट्रेशन पे जो उसके आइंस की थी उसको हमने जोड़ा और हमने निकाल दिया। तो ये समझ आया? ये समझ आया तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। अगला क्या मतलब MgSO4 की बताओ मुझे कैलकुलेट करके क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, या क्वेश्चन में दिया है 0 कंसंट्रेशन तो 0 कंसंट्रेशन बोल दो। देखो अगला मुझे किसकी निकालनी है? अगला मुझे निकालनी है MgSO4 की। तो देखो कैसे निकलेगी। MgSO4 में तो सिंपली Mg2+ आइंस होंगे और SO4 2- आइंस होंगे। देखो चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है। तो यहाँ तो आपको मल्टीप्लाई का भी ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक एक ही है सॉल्यूशन में। तो इनको जोड़ दोगे आप इनफाइनाइट लिख दे रहा हूँ हर बार, उसी की आदत पड़ गई है। क्वेश्चन में 0 दिया है तो तुम 0 लिख लेना, ठीक है। इसकी सल्फेट 2- आइंस की, ठीक। तो यहाँ जैसे 0 लिखा है 0 लिख लेना। Mg2+ आइंस की क्या है? 106 है ना? नहीं, हाँ 106 है। और इसकी क्या है? 160। क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 106 और 160 260 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये क्या आ गया आपके सामने? ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या 0 कंसंट्रेशन पे मैग्नीशियम सल्फेट की। देख लो कैसे हुआ है। यहाँ सिंपल था, है ना? सिंपल वाला तो देखो, फिर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। चलो उसको समझ लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रब कर दूं? करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है सर आपको तो, क्योंकि वो स्लाइड्स में बना रखा है, अभी वो बोर्ड वैसा वाला नहीं है। चलो अलाइनमेंट नीचे को है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखो नॉट ही लगा रखा है बुक में हर जगह। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी 0 कंसंट्रेशन पे NaCl HCl और NaAC। AC मतलब होता है एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड का एक H+ हटा दो तो CH3COO- जो बचता है उसको हम एसीटेट आयन बोलते हैं। तो उनकी हमें इंडिविजुअल क्या दे दी है? इंडिविजुअल हमें मोलर कंडक्टिविटी दे दी है। हमसे कहा है कि आप किसकी निकाल के बताओ फिर। ये HAC मतलब AC एसीटेट और H उसके समा गया, तो यानी कि एसिटिक एसिड की आपको बतानी है मोलर कंडक्टिविटी 0 कंसंट्रेशन पे। देखो तो HAC पे आपके पास कौन कौन से आयंस होंगे? HAC का मतलब सर मेरे पास ऐसे लिख रहा हूं मैं, मतलब हमें H+ आइंस की मिल जाए मोलर कंडक्टिविटी
और इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसेंट्रेशन पे और एसीटेट आइंस की मिल जाए तो सर मेरा काम बन जाएगा। तो चलो देखते हैं ये आइंस की हम कहाँ से लाएंगे वैल्यू। देखो पहले NaCl का लिख के बताओ कैसे लिखोगे। ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी मतलब जब कोलरास लॉ समझाया था तभी बताया था। देखो इसकी आप कैसे लिख लोगे, Na प्लस प्लस में Cl माइनस, ठीक है, M लगाना चाहो लगा लेना। फिर कौन है, फिर है HCl, हाँ HCl है। HCl के लिए देखो क्या हो जाएगा, H प्लस की और फिर Cl माइनस की, क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की मत करो। और फिर क्या है सोडियम एसीटेट, तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे होंगे आपके पास सोडियम आयंस और कौन होंगे एसीटेट आयंस। अब इनको इक्वेशंस को इस तरीके से अरेंज करो कि ये वाले आयंस बचे बाकी सब कैंसिल हो जाए। तो बताओ कैसे करोगे। देखो हमें H प्लस आइंस चाहिए, ठीक है, AC आइंस चाहिए, ठीक है, इन दोनों को तो मैं ऐड कर देता हूं, कर दूं, इक्वेशन मार्क कर देता हूं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 2 और 3 को ऐड करके बताओ जरा, सारे ऐड हो जाएंगे, सब एक साथ आ जाएंगे। फिर मैं माइनस कर दूं 1 को, तो -1 को करूंगा तो Na प्लस होगा यहाँ और एक Na प्लस यहाँ कैंसिल, Cl माइनस होगा, Cl माइनस होगा कैंसिल, बचेगा कौन HAC, वही तो हमें चाहिए था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, और एक बात ध्यान रखना कि अगर ये एक्सप्रेशन तुम्हारा प्लस माइनस हो रहा है तो उधर वाला जो वैल्यू है वो भी तो प्लस माइनस होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैं वैल्यू लिख दूं क्या यहाँ पे, देखो इनकी वैल्यूज ध्यान रखना, जो भी इनकी वैल्यूज थी, ये कितना था, ये 126.4 था, क्योंकि वैल्यूज से ही तो आंसर निकलेगा। ये कितना था 425.9 था और ये कितना था 91.0। तो हमें क्या करना है, हमें करना है एडिंग, मतलब ऐसे लिख दे रहा हूं, सेकंड और थर्ड को तो ऐड कर लो, बॉड मास के हिसाब से पहले एडिशन होता है, फिर क्या कर दो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब ऐड करोगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे और माइनस करोगे तो वो वाले कैंसिल, करके दिखा दूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, जैसे ये चीज ऐड माइनस होंगी वैसी वैल्यूज भी होंगी। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, Na प्लस और ये जीरो लगाते रहना साथ में और Cl माइनस, इसमें मैंने किसको ऐड कर दिया, लिख के बता रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, वहां हम नहीं लिख के आओगे, ठीक है। फिर Na नहीं, यहाँ H प्लस था ना, H और Cl, इसलिए लिख के बता रहा हूँ, वो भी चला जाएगा। देखो इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि समझ लो, बाकी तो समझ ही गए होगे। देखो सेकंड वाले में कौन कौन से आयंस थे, H प्लस और Cl माइनस जोड़ के लिख दिया। फिर थर्ड वाले में कौन से आयंस हैं, Na प्लस और एसीटेट माइनस लिख दिया। अब इसमें माइनस क्या करना है, इसमें हमें माइनस करना है सर थर्ड वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में कौन कौन से आयंस हैं, H प्लस, पहले वहां प्लस है तो बाहर ब्रैकेट के माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसी AC भी पहले से प्लस थे, अब क्या हो जाएंगे, अब माइनस हो जाएंगे। तो जरा यहाँ पे सॉल्व करो, देखो H प्लस का है, H प्लस ये माइनस वाला है कैंसिल, एसीटेट आइंस प्लस के एसीटेट आइन माइनस के कैंसिल। तो क्या बचे आपके पास, तो आपके पास बचा क्या, हमें क्या निकालना था, हमें तो HAC निकालना था ना, मैं NaCl क्यों निकाल रहा हूँ, HAC निकालना है, हाँ। तो HAC को कैंसिल क्यों करा दिया, गड़बड़ हो गई कुछ। देखो जरा, हमें H और AC को जिंदा रखना है, बाकी सबको कट्टुम काट कर देना है। तो H और AC को मैंने ऐड किया था, ठीक है, माइनस करा था NaCl को, H और Cl को ऐड किया था, प्लस Na और AC को ऐड किया था, माइनस किया था NaCl को। तो ये घपला कहाँ पे हुआ, घपला चेक करो जरा, हो H और AC ऐड हो रहे हैं, वो माइनस हो रहा है, Na प्लस, हाँ ये NaC है, ठीक है, NaCl है, मुझे NaCl को हटाना है, माइनस, हाँ घपला ये हो रहा है कि सर आपने इसको फर्स्ट मान लिया है ना, इसको लिख दिया मैंने, यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे हुई है, वहां तक सब सही है। ये जो मैंने थर्ड वाला लिखा है ना, थर्ड वाले को ये इसको लिख दिया मैंने, -1 में ये वाला लिखना था, ये लिख दिया। तो हो जाती है गलती भाई, इंसान ही है हम भी, नहीं है इंसान, बताओ है कि नहीं, बता दो आज, हट नहीं रहा है, देखो इंसान है तो हट जा।
चलो ऐसे हटेगा। तो सब परेशान करते हैं लाइन से, क्वेश्चन भी परेशान कर रहा है। देखो माइनस क्या फर्स्ट वाले में क्या है, Na+ और कौन है Cl-, तो वो प्लस के थे तो माइनस होके आ गए। अब देखो अब ये भी फिर परेशान करेगा। यहाँ बचुआ तुम्हें जिंदा रहना है, तुम कट क्यों रहे हो। देखो यहाँ है H+, अब देखो क्या कैंसिल होगा, सोडियम आइंस का प्लस सोडियम आइंस के माइनस कैंसिल, क्लोराइड आइंस माइनस के प्लस के कैंसिल, बचा क्या, बचा सर ये हमारे पास, और यही तो हमें चाहिए था। तो ये कैसे बच रहा होगा, जब आपने ये किया है। तो यही चीज अब आप वैल्यूज में लगा दो। वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, 425.9 और प्लस क्या 91.0, और माइनस क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे ऊपर वाली वैल्यू 126.4। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर लेना। 425 में क्या ऐड करना है, 425 में 91 ऐड करना है, 5 और 1 6 1 1 516.9 और माइनस का 126.4। इसको माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना आएगा 5, ठीक है, बाकी 6 में से जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9, है ना, और वो क्या बचेगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 390.5। तो आंसर जो आपके पास आएगा HAC का वो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहां पे शायद नीचे हो गया हो, वो आ जाएगा 390.5, और यूनिट लिखना मत भूलना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सिंपली यहाँ पे कोई केमिस्ट्री लगी नहीं लगी, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कौन से आइंस से मिलके बनी है, उन आइंस को डिसोशिएट करके लिखवा दो, फिर उनको इक्वेशन की तरह है, फिर तो इक्वेशन इस तरीके से प्लस माइनस करो, ये गिवन इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड है, तो गिवन इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जनरेट हो जाए। इसको देख लेना प्लस माइनस, इसको सही किया है मैंने, 516 में से 116 जाएगा, 400, हाँ सही किया है, ठीक, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ से आया, कोलरास लॉ से आया। तो कोलरास लॉ की एप्लीकेशन क्या है कि वो हमें मोलर कंडक्टिविटी बता देता है जीरो कंसंट्रेशन पे या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लो। चलो अब और कुछ एप्लीकेशंस होती हैं तो उनको भी देख लेते हैं। देखो एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास लॉ, पहली एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दी, क्या बताई, मैंने कहा आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कहा आप कैलकुलेट कर सकते हो, लो नीचे क्यों पहुंच गया यार, चलो पहुंच गया। मैंने आपको क्या बताया, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इट हेल्प्स इन क्या, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो अभी हमने जिस पे क्वेश्चन करे उसी को मैं लिख रहा हूं, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप जैसा क्वेश्चन में ऊपर जीरो लगा के दिया रहता है तो बोल दोगे जीरो कंसंट्रेशन। तो ये कैलकुलेट करने में हमें वो हेल्प करता है, कौन, वो कोलरास लॉ, ठीक है, क्वेश्चन भी कर लिए थे। और एप्लीकेशन बताओ सर, ये तो हमने देख ली। तो देखो और एप्लीकेशन इसकी क्या होती है, और ये आपको हेल्प करता है कैलकुलेशन ऑफ, किस में, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत देर से इसका नाम आ रहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो लाओ इसको आज कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट करके ही हम दम लेंगे आज। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, वो ये कि डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ता था। फिर से बोलूं, डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ता था, बताओ, हल्के भी बोल दिया तेज भी बोल दिया, ठीक है। तो बताओ मुझे, स्टार्टिंग में, आज के तो नहीं कल के लेक्चर में था शायद, कंडक्टेंस वाले में, वेरिएशन वाले में, कि सर अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है सॉल्वेंट का। अब वो सॉल्वेंट जो तमाचा मारता है इलेक्ट्रोलाइट के, उसकी फोर्स ज्यादा होती है, मतलब उसके बॉन्ड ज्यादा तेज से ब्रेक होते हैं।
ज्यादा तेजी से ब्रेक होते हैं तो ज्यादा आयंस मिलते हैं। आयंस कब ज्यादा मिलेंगे? जब डिसोशिएट ज्यादा होगा। डिसोशिएट ज्यादा होगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या है? ज्यादा है। तो अगर आप डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम 1 हो सकती है और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम 100 हो सकती है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस है ना, तो फ्रैक्सिमम मैक्सिमम 1 थ्योरेटिकली है ना, वैसे तो कितना भी, और परसेंटेज 100। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे क्या बताओगे? मुझे ये बात बताओ, ये तुम क्या हेल्प कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो मुझे क्या बात पूछनी है तुमसे? मुझे ये बताओ कि जब कंसंट्रेशन क्या हो, जब कंसंट्रेशन 0 हो या फिर डाइल्यूशन क्या हो? इनफाइनाइट हो, तो उस समय कौन सा केस होता है? उस समय केस होता है सर ये वाला। तो इस टाइम पे बताओ, इस टाइम पे, हाँ, यानी कि इस कंडक्टिविटी पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। अभी तो बताया, ये मत कहना सर ये कहाँ से आया है, अभी बताया है, शायरी बन गई है ना, शायरी तो बन गई क्या, कि ये मत बोलना कहाँ से आया है, ये तो तुम अभी बताया है, राइमिंग स्कीम बन गई। तो मैंने कहा जब मोलर कंडक्टिविटी है तुम्हारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट जितना डिसोशिएट हो सकता था हो गया, ठीक, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बोलूं अगर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी 1 है तो अल्फा क्या होगा? तो सर अल्फा हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब मैं बोलूं कोई भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की कंडक्टिविटी है, मान लो सी है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? उस टाइम पे ये हो जाएगा लेमडा सी अपॉन में लेमडा नॉट। तो अल्फा का क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है हमारे पास कि सर क्या, अगर इसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हो तो m लगा दो, कि सर मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे और मोलर कंडक्टिविटी जो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उनका जो रेशियो होगा वो अल्फा के बराबर होगा। आया कि नहीं आया समझ? बताओ। सब दिख भी रहा है उधर मुझे तो क्लियर, तुम्हें दिख रहा है नहीं? बताओ। जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 था। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्या थी मोलर? ये लैम्डा नॉट वाली। 1 हुआ, यूनिटरी मेथड लगा, ये नीचे आ गया। फिर मैंने कहा जब मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे या किसी भी डाइल्यूशन पे ये है तो उस समय अल्फा क्या हो जाएगा? सिंपली यूनिटरी मेथड लगा के ये आ गया। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, तो अल्फा निकालना आ गया, जो रटेगा वो रटे फॉर्मूला कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वरना मैंने डेराइव करना ही बता दिया, बुक में डायरेक्ट लिखा है भाई। अब तुम बुक पढ़ना, अब तुम बता दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो दूसरी एप्लीकेशन थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और तीसरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो क्या है हमारे पास? वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कर दिया ना, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ एसिड्स डिसोशिएट करते थे, निकालते थे के वहां पे है ना, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर बोल दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों बात ठीक है, ठीक है। चाहे तुम क्या बोल दो, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दो, चाहे तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दो। सुंदर बनाने की कोशिश करी है लेकिन वो हमारी तरह ही हो गया। चलो देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे बताऊं? तो उसके लिए तुम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, मान लो एसिटिक एसिड ही है। अभी कैसे डिसोशिएट होगा? ये डिसोशिएट होगा सर एसीटेट आयंस में और H प्लस आयंस में, होगा कि नहीं होगा? बताओ। मान लो इसकी कंसंट्रेशन C थी इनिशियली, क्या था? कंसंट्रेशन C थी, इनकी कुछ नहीं होगी। आफ्टर टाइम t मतलब इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? ये अल्फा डिसोशिएट हुआ। अब मान लो तुम्हारे 5 रुपए खर्च हुए
मैंने कहा तो कितने से हुए, जितने तुम्हारे पास होंगे 100 में से हुए ना 5 रुपए खर्च। तो यहाँ पे मैंने बोला ये अल्फा डिसोशिएट हुआ, तो कितने में से हुआ, कितनी कंसंट्रेशन थी सी में से, तो बचा हुआ क्या रह जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। ठीक है, जितना ये डिसोशिएट होगा उतना ही ये बनेगा। इक्विलिब्रियम में ऐसे ही तो चलाते थे रिएक्शन को। ठीक है, और इसके डिसोशिएट होने को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे के से डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम पे यही चीज क्या बन जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो इसको जब तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या पाओगे, ऊपर बचेगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे से सी कॉमन लेना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे अल्फा, तो सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो के की क्या वैल्यू आ गई, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा को तो तुम जानते ही हो क्या है अल्फा, अल्फा होता है सी, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या एट गिवन कंसंट्रेशन, और अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका स्क्वायर और 1 माइनस ये। मतलब या तो तुम पहले कैलकुलेट कर लेना अल्फा को, या फिर बाद में करोगे, ये इसी के संग है ना डिवाइड में, तो बाद में कर लेना, पहले करना ज्यादा इजी है। के क्या आता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और जहां पे अगर तुम अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। बताओ आया समझ की नहीं आया, ये तार फंस रहा है यार। चलो इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अल्फा का फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट का सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहां पे अल्फा पहले वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो फॉर्मूला। स्क्रीन लॉक, क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, लेट्स डू इट। है ना कोटेशन, डू इट नाउ समटाइम्स टुमारो बिकम्स नेवर, या नेवर है ना, ऐसी करके कुछ है, या गो फॉर इट नाउ, तो करना है अभी करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है। चलो क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ना, सारी बातें पता होंगी तुम्हें, आराम आराम से, मैं भी आराम से पढ़ रहा हूँ। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर। अब ये क्या बला दे दी उन्होंने, देखो हमें अगर कोई चीज पता ना हो क्या दी है तो यूनिट देख लो, मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता था, मोलैरिटी। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, आपको यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है, आपको यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है। तो मोलैरिटी कितनी दी है सर हमें, यानी कि जो वो एम से लिखते थे वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है, तो ऊपर लाइट पर 0.025 मोल पर लीटर। ओके सर, किस चीज की, मिथेनोइक एसिड की। तो हमें क्या दे रखा है, मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ बीच में उन्होंने मोलैरिटी को consider दिया। ठीक है, मिथेनोइक एसिड इज, और कहा शुरुआत में मोलर कंडक्टिविटी की बात कर दी थी, और दी कहा आखिर में आके, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी क्या दे दी है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे 46.1। सी क्यों लगाया, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे है ना, नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें क्या बोला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो, यानी कि अल्फा कैलकुलेट करो, और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करो। एसिड है तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है। क्या क्या दे दिया उन्होंने, और उन्होंने ये दे दिया हमें H प्लस आइंस की कंडक्टिविटी कितनी दे दी, 349.6। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और किसकी दी है, एसीटेट आइंस की दे दी है। तो मुझे बताओ इनकी हेल्प से तुम क्या कैलकुलेट करोगे, पहले वो भी नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, क्या चीज निकालनी है वो तो पता लग गया, तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, क्या पता वहां से कुछ हिंट मिल जाए। देखो हमें क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा क्या होता था, मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पे, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो गिवन कंसंट्रेशन वाली तो ये है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली तो सर नहीं दी है,
तो भाई ये दे दिया है ना उन्होंने, इसकी हेल्प से निकालो। क्या है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट? तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है मीथेनोइक एसिड, मैथ, मैथ मतलब एक कार्बन का एसिड, तो एक कार्बन का एसिड है ना, ठीक है, ये एसिटिक एसिड का नहीं था, मीथेनोइक का था। तो ये किसका था? ये इसका था, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे दिया है? हमें निकालना है मीथेनोइक एसिड, यानी कि एक कार्बन के एसिड की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो उसके कौन कौन से आयंस हैं? भाई एसिड है तो H प्लस देगा, करेक्टरिस्टिक है, और साथ में वो अपने मीथेनोइट के आयन देगा। तो क्या दे देगा ये? HCOO माइनस। तो इन दोनों की वैल्यू तो पता है, लगा दो। 349.6 प्लस में क्या है? 54.6। इन दोनों को ऐड कर लो। देखो अब मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा क्योंकि अब कैलकुलेशन आने वाली है ना ज्यादा, ठीक है। तो क्या है? 349.6 प्लस 54.6, तो ये क्या आ जाएगा? 404, ना कि 420, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये पता लग गया हमें यहाँ से, ये गिवन है ही। लगाओ फॉर्मूले में, सॉल्व करो। अल्फा क्या हो जाएगा? अब इसकी वैल्यू यहाँ से गिवन है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ से आपको ये भी पता लगेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूनिट लेस होता है, और ये कितना आ रहा है? 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये तो यूनिट से यूनिट कैंसिल। तो अब जो आ रहा है उसको डिवाइड कर लो। क्या है? 46.1 डिवाइडेड बाय 404.2, तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.114। तो वीक एसिड है, देखो बहुत कम ही डिसोशिएट कर रहा है, 0.1, यानी कि 10% करा होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ 10-11%। तो ये आपके पास अल्फा आ गया। तो आपने पहले पार्ट का आंसर निकाल दिया, अल्फा को आपने कैलकुलेट कर दिया। अब कौन बच रहा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, इतना देखो, अल्फा की वैल्यू ध्यान रखो वहां पे यूज होगी, क्या है? 0.114। इसको लिखो, फिर रब करता हूँ इसको। चलो कर रहा हूँ रब, 1 2 3 गो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है सर के ए। तो के ए का फॉर्मूला क्या होता था? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो फिर से तुम इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख के कर सकते हो। सी क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो मोलरिटी एक तरीके से क्या ही होता है? कंसंट्रेशन टर्म तो होता है, तो उसको यूज कर लो यहाँ पे 0.025, ठीक। और अल्फा क्या आया था हमारे पास? अल्फा आया था कितना? 0.114, इसका स्क्वायर, है ना, और अपॉन में 1 माइनस 0.114। कैलकुलेट करके बताओ। मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ भाई, इनटू 0.114। तो ये जो मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर करके आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारे पास 0.013, और नीचे जो माइनस करके आएगा वो क्या आएगा? वो भी बता देता हूँ, वो आएगा 0.886, है ना। इसको आगे सॉल्व करो तो क्या करना है? 0.025 को मल्टीप्लाई करना है 0.013 से, तो ये तो बहुत छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं, 0.00325। तुम इस तरीके से मत लिखना, साइंटिफिक नोटेशन में कर देना अगर फाइनल आंसर भी इतना छोटा आ रहा होगा तो। डिवाइडेड बाय 0.886, तो हाँ छोटा आ ही रहा है सर, आएगा क्या? कोई बात नहीं, अभी तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में करना भी बता देंगे। तो देखो यहाँ पे के क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट में जाओगे, तुम्हें पता है राम नारायण, राइट में नेगेटिव पावर्स होती है, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4, 4 प्लेस राइट में गए तो 10 की पावर -4 आया। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेट करेगी, और यही रीजन होता भी है कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब वीक होते हैं, कम डिसोशिएट करते हैं। तो आई बात समझ में? बताओ। तो यहाँ तक हमने क्या देखा? यहाँ तक हमने देखा अपना कंडक्टेंस वाला पार्ट, क्या होती है कंडक्टेंस, क्या होती है कंडक्टिविटी, क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, फिर इन तीनों का वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ, है ना, फिर होलराश लॉ देखा, उसकी कुछ एप्लीकेशन देखी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से शुरू करेंगे, ठीक है, उसमें फैराडे लॉ पढ़ेंगे, देन उसके बाद बैटरीज वाला पोर्शन बचेगा,
और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्पीड से पढ़ते भी रहो, एक एक लेक्चर रोज लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना बार बार उनको पढ़ने का मन करेगा। शॉर्ट नोट्स ही बन रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लिखवाते हैं ना, लिमिटेड ही, लेकिन जो जरूर होता है वो जरूर लिखवाते हैं, तो उसको तो याद कर ही लिया करो। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, पढ़ते रहो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के साथ।